4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में एक ऐसी घटना हुई जो पूरी तरह से श्रीलंका की फोटोकॉपी थी। अब जैसे श्रीलंका के लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग को कब्जा कर लिया और वहां की चीजों को उठाकर भागने लगे, सेम ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ। शेख हसीना को उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि अब आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है। अब जैसे ही शेख हसीना देश छोड़कर गई, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी और हिंदुओं पर अटैक होने स्टार्ट हो गए। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट किस कारण से हो रहे थे और जो अटैक बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे थे उनका क्या कसूर था। We begin in Bangladesh, where tens of thousands of students and their supporters have gathered in the capital Dhaka to demand the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के स्टूडेंट ने रोड और रेलवेज को ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश के हाई कोर्ट के खिलाफ। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को वापस देश के बीच लाया गया था। लेकिन इस कोटा सिस्टम में ऐसा क्या था कि शेख हसीना को अपनी गद्दी तक छोड़नी पड़ी और तो और देश छोड़कर भागना पड़ा, जबकि इस कोटा सिस्टम को फिर से लाने का ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया था। तो इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट को समझना होगा, क्योंकि ये कोटा सिस्टम वहीं से लिंक है। 1947 में पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था और बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था। अब क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा एक धर्म विशेष के आधार पर हुआ था और बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो यह पाकिस्तान का ही एक हिस्सा बना। अब भले ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी थी और ये आइडिया लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट क्यों? डिस्क्रिमिनेशन। ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज और कल्चर दोनों ही वेस्ट पाकिस्तान से अलग थी। अब जहां वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान में बोली जाती थी बंगाली, लेकिन दोनों की ऑफिशियल भाषा थी उर्दू। अब शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान हमारे साथ भाषाई तौर पर भेदभाव कर रहा है, जिससे लोगों में एक असंतोष का माहौल था। और यह असंतोष और भी बढ़ गया जब साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को नष्ट कर दिया। भोला साइक्लोन ने ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, पर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी इफेक्टिव नहीं किया गया जिससे उनके जीवन में सुधार आ सके। अब जिसका असर पाकिस्तान के 1970 के जनरल इलेक्शन में दिखा। पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान के 162 सीटों में 160 सीटें जीती। वहीं वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपुल पार्टी ने 138 सीटों में 82 सीटें ही जीत पाई। अब पाकिस्तान में पहली बार ऐसा होने वाला था कि ईस्ट पाकिस्तान की कोई पार्टी सरकार बनाने वाली थी, लेकिन आयान खान और वहां के आर्मी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ये फेयर इलेक्शन से जीता गया है। अब इससे शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान से एक सेपरेट देश की मांग करने लगा। अब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने वहां पे आर्मी भेज दिया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया गया। अब इस ऑपरेशन के कारण बांग्लादेश में कई सिविलियन की जान चली गई, जिससे आंदोलन और भी भड़क गया। अब इसी के साथ ईस्ट पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर और कई सिविलियन ने मिलकर एक फोर्स का निर्माण किया और वो फोर्स थी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी और इंडियन सरकार ने पाकिस्तान को उसी के युद्ध में हरा दिया और बांग्लादेश को आजादी मिली और इस आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान। अब जैसे वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, उनका कहना था कि जो भी बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने में और जिन महिलाओं के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने अत्याचार किया था, उनको सिविल सर्विस में एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा। अब इसकी वजह से सरकारी जॉब में 30% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व हो गई जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट थे और 10% उन महिलाओं के लिए जो उस दौरान पीड़ित थे और 40% उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते थे। इनफैक्ट ये कोटा सिस्टम काफी अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा था, बट ये कोटा सिस्टम तब प्रॉब्लम करने लगा जब देश में नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी। 1997 से इस कोटा सिस्टम के जरिए फ्रीडम फाइटर को बेनिफिट दिया जा रहा था, बट 2009 और 2010 में इसे रिफॉर्म करके फ्रीडम फाइटर के बेटे बेटियों और पोते पोतियों को दिया जाने लगा। लेकिन इसी बीच 2009 से 2018 के बीच जॉब से रिलेटेड काफी इशू आने लगे, जिनमें 2 इंसिडेंट ऐसे थे जो आने वाले समय में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का कारण बनने वाली थी। अप्रैल 2013 में राना प्लाजा कोलैप्स हुआ। There's been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. An 8-story building collapsed today, killing at least 145 people. जिसे वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है, जहां दुनिया भर के कई बड़ी-बड़ी ब्रांड के गारमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते थे। अब इस पूरे इंसिडेंट के कारण वर्ल्ड के कई बड़ी क्लोथिंग कंपनी जो वहां इन्वेस्ट करने वाली थी, इस पुअर कंडीशन के कारण वहां इन्वेस्टमेंट को रोक देती है। साथ ही कई कंपनीज बांग्लादेश को धीरे धीरे छोड़ने लगती है।
2022 की एक रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कपड़ों की एक्सपोर्टर है, जो कि बांग्लादेश को सबसे अधिक जॉब दिलाती है। बट इन कपड़ों को बनाने वाले कारीगरों को इतनी सैलरी नहीं दी जाती जिससे वो अपनी खर्चे को चला सके, और कंट्री में इस सेक्टर को छोड़कर और नई जॉब क्रिएट नहीं हो रही थी। और साथ ही 2017-18 में रोहिंग्या क्राइसिस भी हुआ। 100,000 Rohingyas have fled violence and persecution in Myanmar. Nearly 300 Rohingya villages have been destroyed. म्यांमार 2017 में बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने लगा कि जितनी भी रोहिंग्यास म्यांमार में हैं, उसे वापस ले, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक और एडिशनल प्रेशर बना। अब इसी की वजह से वहाँ के लोग और स्टूडेंट एक स्टेबल जॉब चाहते थे, और वो थी गवर्नमेंट जॉब। बट गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम थी ये कोटा सिस्टम, जिसके कारण से 45% जॉब ऐसी थी जो मेरिट पर ही हो पा रही थी। बाकी सारी जॉब या तो फ्रीडम फाइटर की फैमिली को मिल रही थी या फिर एथनिक माइनॉरिटी को। और यहीं से शुरुआत होती है एक ना थमने वाले प्रोटेस्ट का। अब इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए शेख हसीना ने 4 अक्टूबर 2018 को कोटा सिस्टम को हटाने का फैसला लिया, और इसके बाद से प्रोटेस्ट शांत भी हो चुका था। बट 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इस मामले में एक फैसला सुनाया, और वो भी फ्रीडम फाइटर के फैमिली के हक में। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ये कोटा सिस्टम को हटाया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली जब 2018 में यह कोटा सिस्टम को हटाया गया तो फ्रीडम फाइटर के फैमिली ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली, जिसकी सुनवाई 5 जून को हुई। और ये फैसला जैसे ही आया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गया। अब इस बीच शेख हसीना ने यह मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। পরিবারের সন্তান সন্ততিরা কি মেধাবী না? তাহলে মেধাবী কি শুধু রাজাকারের ছেলে মেয়ে? शेख हसीना ने इस इंटरव्यू में कहा कि क्या फ्रीडम फाइटर के पोते पेतियों को कोटा सिस्टम नहीं मिलेगा तो क्या राजाकार को मिलेगा? अब राजाकार वो हैं जो बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट के समय पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। लेकिन यह स्पीच को ऐसे यूज किया गया कि मानो शेख हसीना प्रोटेस्टर को रजाकार कह रही हो। अब इससे यह प्रोटेस्ट इतनी एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच गया कि शेख हसीना को मिलिट्री का यूज करना पड़ा, और इससे 15 लोगों की जान चली गई। ढाका की सड़कों में अब टैंक चल रही थी। अब जिससे गुस्साई भीड़ ने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। अब इस कारण बांग्लादेश की सरकार को 4G सेवाएं बंद करनी पड़ी। सरकार को लगा कि ऐसे सख्त कदम उठाने से प्रोटेस्ट कम हो जाएंगे, बट हुआ इसका ठीक उल्टा। ढाका मानो एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। प्रोटेस्ट में करीब 100 से भी अधिक लोग मारे जा चुके थे, और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पलट दिया और कोटा सिस्टम को ही निरस्त कर दिया। अब 93% जॉब मेरिट पर होती और 7% जॉब होते कोटा सिस्टम पर, और इन 7% जॉब में 5% जॉब फ्रीडम फाइटर के परिवारों को दिया जाता। बट स्टूडेंट की मांग थी कि फ्रीडम फाइटर के परिवार को कोई भी कोटा नहीं दिया जाए, जिसे मांग की गई कि शेख हसीना इस पूरे प्रकरण के लिए माफी मांगे और जिन प्रोटेस्टर को जेल में डाला गया है उसे भी निकाला जाए। और जब इन मांगों पर सरकार का बयान कुछ भी नहीं आया तो स्टूडेंट ने 4 अगस्त को शेख हसीना के ऑफिशियल रेसिडेंट की ओर जाने लगी। यह भीड़ इतनी अधिक थी कि मिलिट्री ने भी हाथ खड़े कर दिए, और उस दिन 1:30 में शेख हसीना के सिक्योरिटी ने उन्हें वहां से तुरंत ही भाग जाने की सलाह दी। शेख हसीना के पास अब इतना भी समय नहीं बचा था कि वो एक स्पीच रिकॉर्ड कर सके। प्रोटेस्टर उसके बिल्डिंग के ठीक पीछे थे, जिसे मिलिट्री ने रोक रखा था। शेख हसीना ने तुरंत ही इस्तीफा दिया और देश छोड़कर चली गई। बट इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शेख हसीना का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर था, फिर भी उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इनफैक्ट शेख हसीना ही थी जिन्होंने पहली बार कोटा सिस्टम को हटाया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उनका विरोध क्यों कर रहे थे? और तो और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर की मूर्ति क्यों गिराई गई? तो इसके मेनली 3 कारण थे: 2024 का इलेक्शन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और विदेशी ताकत। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, जिसमें बांग्लादेश की अवामी पार्टी को जीत मिली। बट इस इलेक्शन में बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी BNP ने इस इलेक्शन का विरोध किया और इस बार के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट 18 जुलाई को जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ तो अपोजिशन के पास एक अच्छा मौका था जिससे वो सरकार को घेर सकती थी। और तीसरा बड़ा कारण है विदेशी ताकत, जिससे भारत को भी बचने की जरूरत है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक व्हाइट पेन ने मुझे इस बात के लिए फोर्स किया कि मैं उस सेंट मार्टिन आइलैंड को उसे दे दूं, एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, जिससे वो बांग्लादेश में स्मूथली इलेक्शन होने देंगे। बेसिकली ये सेंट मार्टिन आइलैंड स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे USA भारत और चाइना दोनों पर नजर रख सकता था। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक ऐसा जरिया बना जिससे सरकार के प्रति लोगों में एक आक्रोश भरा गया, और यही एक रीजन थी जिसके कारण से शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी।
और यहाँ तक कि जितने भी शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजें थी उसे भी तोड़ा जाने लगा।